हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। इससे पहले हमने रिकार्डियन थ्योरी ऑफ एडवांटेज पढ़ा था। अब उस थ्योरी के अंदर क्या दोष पाए गए थे, उन दोष का निवारण करते हुए हेबरलर ने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत का सिद्धांत दिया था, उसका आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि जो रिकार्डो का जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी था, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, वो किन किन मान्यताओं पर आधारित था। उसमें था कि दो राष्ट्र और दो वस्तुएं होगी, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाएगी तथा श्रम की पूर्ण गतिशीलता होती है एक राष्ट्र के अंदर, तथा दो राष्ट्र जो कि व्यापार करने वाले हैं उनको बीच में पूर्णतः अगतिशीलता रहती है। यानी राष्ट्र की सीमाओं के भीतर तो लेबर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकता है, आ सकता है, लेकिन जिन दो राष्ट्रों के बीच में लेबर का आदान प्रदान संभव नहीं है, क्योंकि तभी व्यापार संभव है। अगर लेबर आ रही है, जा रही है, तो वहाँ पर भी कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की लागत स्थिर रहती है, कोई परिवहन लागतें नहीं है और न ही कोई तकनीकी के अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है। तथा जो इम्पोर्टेंट मान्यता थी कि इसमें ये जो है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पर आधारित था। रिकार्डो का जो पूरा सिद्धांत था वो श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित था। अब इसमें 1 से लेकर के 6 तक की मान्यताएं तो ठीक है, उनको स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन जो 7वीं मान्यता है जिसके ऊपर मूल रूप से ये रिकार्डो का लाभ सिद्धांत जो है आधारित था, वो स्वीकार्य नहीं है। वो स्वीकार्य इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम श्रम के मूल्य सिद्धांत की बात करते हैं तो उसका ये तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु का मूल्य जो है वो श्रम के मूल्य पर निर्भर करेगा, और श्रम का मूल्य यह है कि उस वस्तु के उत्पादन में जितनी मात्रा में श्रम काम में लिया जा रहा है, यानी श्रम को कितना पारितोषिक दिया गया है। तो अब इसका ये तात्पर्य होता है कि क्या किसी भी वस्तु के उत्पादन में केवल एक श्रम का ही प्रयोग किया जाता है, दूसरे का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर दूसरे का प्रयोग किया जाता है तो उस वस्तु की जो कीमत होगी उसके अंदर उसको भी जोड़ा जाएगा। लेकिन रिकार्डो के सिद्धांत के अनुसार यह है कि उस वस्तु का मूल्य जो निर्धारण होता है वो श्रम के मूल्य के आधार पर होता है। तो कहने का मतलब यह है कि या तो केवल और केवल श्रम ही उसके अंदर काम में लिया जा रहा है, दूसरा कोई भी साधन काम में नहीं लिया जा रहा, जबकि ऐसा नहीं संभव है। और या फिर यह है कि सभी वस्तुओं के उत्पादन में श्रम का एक स्थिर अनुपात काम में लिया जाता है कि 4:1 है, 5:1 है, तो 5 इकाई श्रम की काम में ली जा रही है और हर एक वस्तु के उत्पादन में काम में ली जा रही है, जो भी ये भी संभव नहीं है। और श्रम के मूल्य सिद्धांत का एक और मान्यता है कि लेबर हेमोजीनियस है, यानी समरूप लेबर है, यानी प्रत्येक श्रम की इकाई के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है वो बराबर किया जा रहा है, यानी एक ही प्रकार का लेबर है। जबकि ऐसा नहीं है, उसकी दक्षता में फ़र्क हो सकता है, उसकी कार्यक्षमता में फ़र्क हो सकता है, उसकी योग्यता में फ़र्क हो सकता है, एनवायरनमेंट में फ़र्क होने के कारण उसके कार्य करने की गति में परिवर्तन हो सकता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसके कारण ये लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जो है उसको जो है ना वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार न तो ये मान्यताएं सत्य है और न ही इन मान्यताओं पर आधारित करके हम जो है कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी को प्रतिपादित कर सकते हैं। स्पेशली तब, विशेष रूप से तब जब लेबर जो है वो उत्पादन का एक साधन, केवल एक साधन नहीं है, क्योंकि उत्पादन में कई साधनों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन के 5 साधन हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, साहस, संगठन, इन सब का प्रयोग किया जाता है, तो ये संभव नहीं है।
और नहीं यह है कि किसी भी हर एक वस्तु के उत्पादन में लेबर की एक एक स्थिर अनुपात ही काम में लिया जाएगा, क्योंकि कोई वस्तु ऐसी हो सकती है जिसमें श्रम का अधिक उपयोग किया जाए, पूंजी का कम उपयोग किया जाए। कोई वस्तु ऐसी हो सकती है जिसमें श्रम का नाम मात्र का उपयोग हो और पूंजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि श्रम का मूल्य सिद्धांत इन दोनों बातों के आधार पर खारिज किया जा सकता है कि केवल श्रम ही उत्पादन का साधन नहीं है और न ही श्रम की स्थिर अनुपात किसी भी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये जो रिकार्डो का कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी था, उसमें सुधार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। तो उसमें सुधार की आवश्यकता को महसूस करते हुए हेबरलर ने 1936 में कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी का समावेश किया, अवसर लागत सिद्धांत का समावेश किया। अवसर लागत का अभिप्राय यह है कि अगर दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं में किसी एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करना है तो दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा का परित्याग किया जाएगा, वह अवसर लागत। एक बार फिर से, अवसर लागत सिद्धांत का अभिप्राय यह है, या अवसर लागत से अभिप्राय यह है कि दो वस्तुओं के उत्पादन में से किसी एक वस्तु के उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का परित्याग करना पड़ता है, वह उसकी अवसर लागत कहलाती है। अब इस अवसर लागत के कारण एक राष्ट्र जो होता है उसकी लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहाँ होगी जहाँ पर उसका कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा हो जाता है। यानी एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए जिस देश में जो परित्याग की जाने वाली मात्रा कम से कम है या कम है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव एडवांटेज हो जाएगा। यानी देखिए, एक वस्तु है एक्स, उस एक वस्तु की एक इकाई अधिक प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्र में 10 इकाइयों का परित्याग करना पड़ता है और वही दूसरे राष्ट्र में उसके लिए 12 इकाइयों का परित्याग करना पड़ता है। तो जहाँ पे 10 इकाइयों का परित्याग करना पड़ता है वहाँ पर लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा तथा कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा होगा। उसको उदाहरण के द्वारा यह इस प्रकार से समझाया गया है, जो कि पहले से रिकार्डियन थ्योरी के अंदर यही उदाहरण लिया गया था कि अगर एक वीट बराबर 2/3 क्लॉथ्स का यूनाइटेड स्टेट के अंदर आपके एक्सचेंज रेट चल रहा है और वही यूनाइटेड किंगडम के अंदर 1 डब्लू बराबर 2C है। अब देखिए कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर वीट की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए क्लॉथ की 0.67 इकाइयों का परित्याग करना पड़ता है। वही यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक व्हीट की इकाई अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए 2 क्लॉथ की इकाइयों का परित्याग करना पड़ता है। इसलिए लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ है, वीट की लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यूनाइटेड स्टेट के अंदर। यानी यूनाइटेड स्टेट को कंपैरेटिव एडवांटेज किस में प्राप्त है, वीट के अंदर प्राप्त है, और यूनाइटेड किंगडम को कंपैरेटिव एडवांटेज किस में प्राप्त हो जाएगा, क्लॉथ के अंदर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से दो राष्ट्रों के इस सिद्धांत के अंदर, टू कमोडिटी के अंदर, यूनाइटेड किंगडम वुड हैव ए कंपैरेटिव एडवांटेज इन क्लॉथ एंड यूनाइटेड स्टेट हैव ए कंपैरेटिव एडवांटेज इन द वीट। इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं जो कि इस प्रकार से हैं। द इकोनॉमिक सिस्टम इज इन स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था विद्यमान है, पूर्ण प्रतियोगिता है वस्तु बाजार के अंदर और साधन बाजार के अंदर, और प्रत्येक वस्तु की कीमत जो है उस वस्तु की सीमांत लागत के बराबर होती है, तथा प्रत्येक साधन की कीमत जो है उस साधन की सीमांत उत्पादकता के द्वारा निर्धारित होती है, तथा साधन की पूर्ति स्थिर है, जैसे कि भूमि का है ही है। टेक्नोलॉजी की अवस्था जो है वो स्थिर है और दी हुई है। दो राष्ट्रों के बीच में व्यापार होता है, ए और बी के बीच में, और प्रत्येक राष्ट्र दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, एक्स एवं वाई का। ईच कंट्री हैज़ 2 प्रोडक्टिव फैक्टर्स, कैपिटल एंड लेबर, यानी प्रत्येक राष्ट्र के अंदर 2 उत्पादन के साधन हैं, कैपिटल और लेबर। राष्ट्र की सीमाओं के भीतर साधनों की पूर्ण गतिशीलता है, और
पूर्ण रूप से अगतिशीलता है उन दो राष्ट्रों के बीच में जिनके बीच के अंदर ये व्यापार किया जाना है, और दोनों राष्ट्र किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, कोई प्रकार का प्रशुल्क नहीं लगाते हैं, तो दोनों राष्ट्रों के बीच में व्यापार संभव है। अब अगला जो है इसका कंसेप्ट है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अंडर कांस्टेंट कॉस्ट। इसको हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।